फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, कि कोई एक स्लैब है या स्लैब ही नहीं, कोई हमारा सिलिंड्रिकल बॉडी है या कहीं भी स्फेरिकल है या क्या है, उसमें फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन कैसे, यानी कि कंडक्शन के लिए कौन सा इक्वेशन आएगा, उसका कैसे यूज करेंगे। देखिए फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन लगाने के लिए हमने क्या किया, एक बॉडी लिया, ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर यहां पे से T1 है और यहां पे टेम्परेचर कितना है T2। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये टेम्परेचर T1 भी हो सकता है। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स इसको थीटा भी लिखते हैं, तो मैं इसको θ1 भी लिख देता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए। मैं दोनों फॉर्म में लिखूंगा इक्वेशंस, जिससे कि कुछ बुक्स दे यूज टू राइट θ1 θ2, कुछ बुक्स T1 T2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो हम दोनों फॉर्म को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। यहां पे सपोज करो θ1 है और यहां पे टेम्परेचर कितना है θ2, यहां पे टेम्परेचर कितना है θ2। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, एरिया A है, इसका लेंथ L है, ठीक है। अभी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है ये चीज हमने आपको डिस्कस नहीं किया है, एरिया भी अभी नहीं बताया कि कौन सा एरिया होगा क्या होगा। लेंथ क्या है, ये वाला, मतलब ये जो बॉडी है जिसमें हीट का ट्रांसफर होना है, ये वाली बॉडी, इस बॉडी का थिकनेस बोल सकते हो आप। ये जो लेंथ है बेसिकली क्या है, कितना थिकनेस है इसका, ये बेसिकली थिकनेस है, ये क्या है थिकनेस है, ठीक है, ये कितना थिक है, ठीक है, ओके। सो ये जो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है ये बेसिकली डिराइव्ड इक्वेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल वाले इक्वेशंस है ना। तो थ्रू एक्सपेरिमेंट कुछ चीजें ऑब्जर्व की गई, थ्रू एक्सपेरिमेंट कुछ चीजें ऑब्जर्व की गई, जैसे कुछ स्टेटमेंट देखो, जैसे ये फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को पहले करने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे, फिर उनके आउटकम्स देखते हैं। एजम्पशंस क्या क्या होंगे, कुछ चीजें आपको पता चल गई होंगी, जैसे स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन। स्टडी स्टेट का मीनिंग मैं बता चुका हूं, टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, कोई हीट का एक्युमुलेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो टेम्परेचर है T, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। जो हीट इन हो रही है वही हीट क्या होनी चाहिए, आउट हो रहा है, ये इसका आउटकम है। कंडीशन क्या है, स्टडी स्टेट होने के लिए टेम्परेचर टाइम का फंक्शन नहीं होगा, और ये कहां से आएगा, जो एनर्जी, जो हीट इन होगी वही हीट आउट होगा। ऑफ कोर्स क्यू डॉट, क्योंकि मैं किलोवाट की बात कर रहा हूं या वाट की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, मतलब हीट का ट्रांसफर केवल एक ही डायमेंशन में होगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होने वाला है, यानी कि चाहे वो एक्स में हो, चाहे वो वाई में हो या जेड में हो। मोस्टली हम लोग हीट कंडक्शन किस में मानेंगे, एक्स में मानेंगे। मैं मान ले रहा हूं कि क्यू केवल और केवल किसका है, एक्स का फंक्शन है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में ही केवल हीट का ट्रांसफर हो रहा है, जो यानी कि क्यू एक्स जो होगा ये नॉन जीरो होगा, वाई डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर जीरो होगा, और जेड डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर क्या होगा, जीरो होगा। ये क्यों जीरो होगा आगे अभी देखते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, अभी मैंने आपको बताया था कि सारे आइसोथर्मल प्लेट थे, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा, टेम्परेचर वाई डायरेक्शन में क्या होगा, dt जो होगा y डायरेक्शन में वो क्या होगा, जीरो होगा। टेम्परेचर चेंज इन y डायरेक्शन में, टेम्परेचर चेंज इन z डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो होगा। अभी आगे मैं फिर से इस बात पे आऊंगा कि क्यों ऐसा होगा, ठीक है, क्यों टेम्परेचर चेंज y डायरेक्शन में जीरो होगा या टेम्परेचर चेंज z डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, जीरो होगा, जबकि टेम्परेचर जो चेंज होगा x डायरेक्शन में ये नॉन जीरो होगा, ये हमारा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो अगर टेम्परेचर चेंज x डायरेक्शन में नॉन जीरो है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, तो डेफिनेटली हीट का ट्रांसफर नॉन जीरो नहीं हो सकता है। और अगर टेम्परेचर चेंज ही जीरो है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, यहां भी टेम्परेचर चेंज जीरो है तो भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है। तो ये वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि हीट केवल एक्स डायरेक्शन में से, केवल एक्स में मान रहा हूं, तो हीट केवल किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, केवल एक्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा। वाई और जेड डायरेक्शन में हमारे हीट ट्रांसफर क्या होंगे, जीरो होंगे। ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ये dt बटे dx क्या है, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये हमारा क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट dt बटे dx। इसको हम लोग d थीटा बटे dx भी लिखते हैं, या हम इसको डेल्टा थीटा बटे डेल्टा x भी लिख सकते हैं, या डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा x लिख सकते हैं। डी थीटा बटे dx लिखो, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करूं तो चाहे मैं dt बटे dx लिख सकता हूं,
या मैं dt बटे dx लिख सकता हूं, या डेल थीटा ओवर डेल x लिख सकता हूं, या डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा x। इस तरह से मैं कोई भी टर्म यूज कर सकता हूं, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए। ये क्या होता है आगे अभी देखेंगे, ये केवल एजम्पशंस को हम लोग देख रहे हैं, अभी केवल एजम्पशंस को देख रहे हैं। ओके, क्या कोई इंटरनल हीट जनरेट होगा बॉडी के अंदर? इंटरनल हीट जनरेट होगा? नहीं, कोई भी हीट जनरेशन नहीं होना चाहिए। इंटरनल जो हीट जनरेशन होता है जिसे हम लोग QG बोलते हैं, ये 0 होना चाहिए। Q का मतलब है हीट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, G मतलब जनरेशन। अगर अंदर हीट जनरेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, मतलब हीट जनरेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल होना चाहिए। तो होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल होने से क्या फायदा होगा? जो Kx बराबर Ky बराबर Kz बराबर K, है ना, एट ऑल पॉइंट्स इन ऑल डायरेक्शन, एट ऑल पॉइंट्स इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से दो चीज देख लो, ये होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है, एक चीज देख लेते हैं यहां पे। जैसे सपोज करो हमारे पास होमोजीनियस है और आइसोट्रॉपिक, पहले दोनों को अलग अलग देखते हैं फिर एक साथ देख लेंगे, ठीक है। सपोज करिए ये हमारे पास है, हमारे पास एक कोई बॉडी है, जैसे सपोज कोई एक पैरामीटर है, कोई एक पैरामीटर है हमारे पास, ये हमारे पास दो पैरामीटर है, सपोज करिए एक यहां पे है ना। ओके, यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी को लेके मैं चल रहा हूं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लूं, सपोज करो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई, और ये हमारा क्या है? जेड, ठीक है। और यहां पे अगर मैं देखूं तो तीन डायरेक्शन में बना सकता हूं, सपोज करो ये एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा क्या है? जेड डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारा जेड डायरेक्शन है, ठीक है। ओके, और आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। अगर मैं बोलूं आइसोट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मीनिंग होता है डायरेक्शन, ट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्शन, और आइसो इन द सेंस सेम, है ना, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, दिस इज एक्स वाई जेड, ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी डायरेक्शन आप ले लो, सपोज करो ये डायरेक्शन है, ठीक है, ओके, यहां पे और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में, ये कोई और पॉइंट हो सकता है एक्स डैश, ये कोई एक्स डैश डायरेक्शन है, ये कोई वाई डैश डायरेक्शन है, ये कोई जेड डायरेक्शन है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई भी प्रॉपर्टी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन आ रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी आ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि देखो यहां पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो Kx आ रहा है वही Kx डैश आ रहा है, ओके, वही Ky आ रहा है और वही Ky डैश आ रहा है, ओके, वही Kz आ रहा है और वही Kz डैश आ रहा है, और ये बराबर है किसी एक थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट के। तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रॉपर्टीज हमारी सेम है, तो इसे बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल। मतलब आइसो का मतलब सेम, ट्रॉपिक इन द डायरेक्शन। तो सारे डायरेक्शन में अगर सेम प्रॉपर्टी है, कंडीशन क्या है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तब उसे हम लोग बोलेंगे आइसोट्रॉपिक मटेरियल। मीनिंग क्या हुआ? अगर मैं बोलूं कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल है तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है एक पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में सेम होगी, ओके। अच्छा, अगर हमारे पास देखो, अगर सपोज करो ओके हियर एक ये पॉइंट हो गया, जैसे यहां पे सपोज करो एक पॉइंट मैं यहां पे ले रहा हूं, ठीक है, ओके, यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां है, ओके, हियर सपोज करो एक पॉइंट मैं यहां ले रहा हूं, ये और कोई डायरेक्शन हो गए, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, दो पॉइंट ले लिया, अब की बार दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट P1 हो गया, एक पॉइंट हमारा क्या हो गया? P2 हो गया। अब देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सपोज करो डायरेक्शन x है, यहां भी डायरेक्शन क्या है? x है। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है x डायरेक्शन में एट पॉइंट P, ये बराबर है x डायरेक्शन में एट पॉइंट P1, दिस इज P2। तो इसे बोलते हैं होमोजीनियस।
मतलब एक ही डायरेक्शन में डिफरेंट पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम आती है तो उसे बोलते हैं क्या? होमोजीनियस। उसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। ठीक है, समझ पा रहे हो? जैसे मैं बोल सकता हूं कि देखो, ओके फाइन, जैसे सपोज करो यहां पे प्रॉपर्टी है, यहां पे प्रॉपर्टी हमारा क्या आया? kx, यहां पे प्रॉपर्टी क्या आया? kx, y डायरेक्शन में ky, यहां भी y डायरेक्शन में ky, लेकिन kx और ky बराबर नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, इस पॉइंट P1 और इस पॉइंट P2 पर x डायरेक्शन में kx बराबर है। तो ये चूंकि दो पॉइंट पर, दो अलग अलग पॉइंट पर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है तो ये होमोजीनियस होगा। ओके, y डायरेक्शन में देखो, दो डिफरेंट पॉइंट पर एक डायरेक्शन में, यानी कि y डायरेक्शन में से y डायरेक्शन में प्रॉपर्टी ky है, ky एट पॉइंट P1 ये बराबर है ky एट पॉइंट P2। इसका मतलब ये भी क्या है? होमोजीनियस है। लेकिन चूंकि kx और ky बराबर नहीं है, इस नाते एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी बराबर नहीं है। यहां पर देखो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी बराबर है, तो इसे आइसोट्रॉपिक बोला था हमने। इस पॉइंट अगर मैं P1 को लूंगा तो इस P1 पर x डायरेक्शन में kx है, y डायरेक्शन में ky है, और kx ky बराबर नहीं है अगर, तो ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल नहीं होगा। ये केवल और केवल होमोजीनियस है और ये केवल और केवल आइसोट्रॉपिक है। अब अगर मैं बोलूं कि अगर कोई मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक दोनों है, अगर होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक दोनों है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि कई सारे पॉइंट पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कई सारे पॉइंट पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। तो इतना सारा लिखने की जरूरत क्या है? होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होगा, या क्यों ऐसा लिखना पड़ रहा है? क्योंकि बच्चा, अब जब हम इक्वेशन को लिखेंगे तो हम लोग kx ky kz ऐसा नहीं लिखेंगे, और हर एक पॉइंट पर अगर सपोज करो होमोजेनियस तो हो जाता तो एक डायरेक्शन में एक इक्वेशन आती। आइसोट्रॉपिक होने का मतलब क्या हुआ? सारे डायरेक्शन में एक इक्वेशन होगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखने पड़ते। इस नाते हम इसको होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल लिख रहे हैं कि एक के लिए केवल एक ही इक्वेशन लिख पाए किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब जो k की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं करेगी x, y और z में। ठीक है, लास्ट वाला जो है वॉल टेम्परेचर आर कांस्टेंट या आइसोथर्मल प्लेट्स। वॉल टेम्परेचर कांस्टेंट होने का क्या मीनिंग हुआ? वॉल टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मीनिंग ये हुआ कि जैसे यहां पे देखिए, यहां ये देख ले, यहीं पे देख लेते हैं। वॉल टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब हुआ अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये हर जगह 100 ही होगा। इस पूरे वॉल पर हर जगह कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। समझ पा रहे हो? ये पूरा 100, ये पूरा 100। ठीक है, आइसोथर्मल प्लेट होने का मीनिंग। ठीक है, जैसे ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और एक दूसरा कोई प्लेट है, सपोज करिए ये कोई और प्लेट है, एक प्लेट यहां है। ठीक है, आइसोथर्मल होने का मीनिंग ये होगा कि इसका टेम्परेचर सपोज करो 100 है ना, तो ये पूरा फेस, ये पूरा कितना होगा? 100। ये पूरा फेस कितना होगा? 100। ये पूरा फेस क्या होगा? 100। ये पूरा का पूरा फेस कितना होगा? 100। तो एक ये प्लेट क्या कहलाएगी? आइसोथर्मल प्लेट। ये सपोज करो 20 है तो यहां 20, यहां 20, ये पूरा का पूरा क्या होगा? 20 होगा। ये पूरा का पूरा कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्लेट। आइसोथर्मल प्लेट मतलब एक प्लेट ये निकालो, इस प्लेट को यहां पे लगा दो। देखो 100 वाली प्लेट को देखो, ये लगा दिया आपने। ये वाली जो प्लेट है, कौन सा प्लेट? A B C D, ये वाला 100 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्मल प्लेट है। E F G H ये 20 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्मल प्लेट है। और इसी तरह से इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोथर्मल प्लेट्स होंगे। अब इससे इसका फायदा क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, अगर मैं बोलूं कि इसमें y डायरेक्शन कौन है, इसमें y डायरेक्शन कौन है, तो ये आपका है y डायरेक्शन। ये क्या है? y डायरेक्शन। इसमें z डायरेक्शन कौन सा है? इसमें z डायरेक्शन कौन सा बच्चा? ये देखिए, सपोज करिए ये इसका क्या है? z डायरेक्शन। ठीक है, और x डायरेक्शन क्या है? x डायरेक्शन जो है ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इसके जस्ट परपेंडिकुलर इस तरह से बाहर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा y हो गया, ये हमारा z हो गया। अब बताओ, अगर हम y डायरेक्शन में जा रहे हैं,
अगर हम y डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं। यहां भी 100 है, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100, मतलब इसके किसी भी पॉइंट पर टेम्परेचर केवल और केवल कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। फाइन। z डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर x इसके परपेंडिकुलर है, ये y है, तो z ये वाला होगा कि नहीं होगा? z ये वाला होगा, तो z ये देखो यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, यहां भी 100, यहां 100, यहां 100, यानी कि यहां भी पूरा। मीनिंग क्या हुआ? y डायरेक्शन में जो टेम्परेचर चेंज हुआ ये भी 0 हुआ, और z डायरेक्शन में जो टेम्परेचर चेंज हुआ ये भी 0 हुआ। x डायरेक्शन में इस वाले प्लेट को लाके आगे जोड़ दोगे, ये 100 वाला आइसोथर्मल प्लेट, यहां 20 वाला, तो यहां पे 100 है, 50 80 मतलब 90 80 70 60 करके फिर 20 पे आएगा, तो इस डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा। तो केवल ये कैसा हो गया? वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर। समझ पाए? अगर मैं इसको Q के फॉर्म में लिखूं, तो कैसा लिखेंगे? ये देखिए, Q के फॉर्म में लिखें तो कैसा लिखेंगे हम लोग? यहां देखिए, ये हमारा x डायरेक्शन हो गया, ये हमारा y डायरेक्शन हो गया, ये हमारा z हो गया। तो QX हमारा 0 होगा क्या? नहीं। QX नॉन जीरो हो गया। क्या QY 0 होगा? हाँ। क्यों 0 होगा? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है, तो हीट का ट्रांसफर कैसे होगा? और z डायरेक्शन में भी हमारा हीट का ट्रांसफर 0 होगा, क्योंकि z डायरेक्शन में भी टेम्परेचर का चेंज नहीं है। आइसोथर्मल प्लेट का मीनिंग मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब देखो, आइसोथर्मल का मीनिंग अगर आप यहां से देख लो, यहां से समझ नहीं पाए हैं तो भी कोई बात नहीं, यहां देख लीजिए। ओके, हियर, ठीक है। ये एक आइसोथर्मल प्लेट है 100 डिग्री सेल्सियस का, ये एक आइसोथर्मल प्लेट है 20 डिग्री सेल्सियस का, एक हो सकता है 90 80 70 60 50 40 इस तरह से। मेरे कहने का मतलब ये हुआ माय डियर कि अगर यहां पे देखिए, अगर ये 20 है, अगर ये 20 है, तो इस पूरे फेस पर, ओके, इस पूरे फेस पर ये जो है पूरा, ये पूरा कितना होगा? 20 होगा। ये पूरा का पूरा कितना होगा? 20 ही होगा। अच्छा, यहां देखो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाले पे ये देखो, ये जो पूरा फेस होगा यहां पर, इस पूरे फेस में जो टेम्परेचर कितना होगा? ये पूरा फेस पे टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। इस पूरे फेस पे टेम्परेचर कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस। इस वाले पूरे फेस पे टेम्परेचर कितना होगा? इस वाले फेस पे टेम्परेचर कितना होगा? 50 डिग्री सेल्सियस। इस वाले फेस पे टेम्परेचर कितना होने वाला है? 50 डिग्री सेल्सियस। समझ पा रहे हो? ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोथर्मल प्लेट्स होंगे जिसके बीच हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा। तो ये बेसिकली हमारे एजम्पशंस हैं, ठीक है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये कोई डिराइव्ड इक्वेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ ऑब्जर्वेशन देखा। उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये देखा कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस को डबल कर दिया जाए, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डबल हो जाता है। मीनिंग का क्या हुआ? मीनिंग समझिए इसका मीनिंग। सपोज करिए हमारे पास एक ऐसे बॉडी है, ठीक है, सेम थिकनेस की बॉडी है, सेम थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब सेम बॉडी है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, और इसका थिकनेस जो है वो L है, इसका थिकनेस कितना है? L है, और इसका भी थिकनेस क्या है? L है, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर जो एरिया है, दोनों का एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर A है। आगे मैं एरिया का मीनिंग बताऊंगा आपको। एरिया हीट ट्रांसफर का कितना है? A है। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस को क्या कर रहे हो? डबल कर रहे हो। टेम्परेचर डिफरेंस को डबल करने का मीनिंग समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे टेम्परेचर कितना है माय डियर? 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहां का टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया? कहोगे सर देखो, पहले वाले केस में जो टेम्परेचर डिफरेंस आया 100 माइनस 50 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस। 100 माइनस 50 बराबर कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस। दूसरे वाले केस में अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कर दूं, यहां पे कितना कर दिया जाए? 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कर दूं मैं, ओके, हियर दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो गया दूसरे वाले केस में? दूसरे वाले केस में टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, तो ये कितना हो गया? 100 ऑफ कोर्स डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस डबल हो गया कि नहीं? यहां पे 50 है, यहां पे 100 है, तो
तो अगर इसमें हीट का ट्रांसफर, अगर इसमें हीट का ट्रांसफर 50 किलोवाट हो रहा है तो इसमें हीट का ट्रांसफर कितना होगा, इसमें हीट का ट्रांसफर कितना होगा, 100 किलोवाट होगा। समझ पाए? अगर टेम्परेचर डिफरेंस डबल कर दिया जाए तो हीट का ट्रांसफर डबल हो जाएगा, यानी कि अगर यहां पे Q हीट ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पे कितना होगा, 2Q होगा। यानी कि अगर 50 किलोवाट का हीट ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पे 100 किलोवाट का हीट ट्रांसफर होगा। कंडीशन क्या है, एरिया दोनों का सेम होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की सेम होनी चाहिए, मतलब सेम मटेरियल होना चाहिए, और उसका थिकनेस सेम होना चाहिए। उसका थिकनेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कहोगे सर देखो इस स्टेटमेंट को अगर मैं कंक्लूड करूं, इस स्टेटमेंट को कंक्लूड करूं तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा ये कि जो Q कंडक्शन है ना, Q कंडक्शन है, ये टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनलिटी में है। मतलब अगर इसको 2 यूनिट से बढ़ाओगे तो ये 2 यूनिट से बढ़ जाएगा, इसको आधा करोगे तो ये आधा हो जाएगा, इसको सेम करोगे तो ये सेम रह जाएगा। तो प्रोपोर्शनल में है कि नहीं, यानी कि Q कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब देखो आप ये डिफाइन करो कि डेल्टा T के सामने माइनस रखो कि प्लस, ये डिपेंड करेगा डेल्टा T के डेफिनेशन पे। ये किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा T के डेफिनेशन पे। मोस्टली इन जनरल डेल्टा T का मतलब क्या हुआ, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस का मीनिंग होता है। तो अगर देखो यार मैंने क्या बोला, 100 माइनस 50, इनिशियल माइनस फाइनल करके 50 लिखा है ना, यहां भी देखो 100 माइनस 0, इनिशियल माइनस फाइनल करके लिखा है। लेकिन डेल्टा T का डेफिनेशन क्या होता है, T फाइनल माइनस T इनिशियल। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं इसको कर देता हूं माइनस T इनिशियल माइनस T फाइनल। बोलो ओके, माइनस T इनिशियल माइनस T फाइनल। क्लियर है? या देखो डेल्टा T का मीनिंग ये हुआ, डेल्टा T का मीनिंग यही होता है ना, डेल्टा T का मीनिंग तो ये होता है, ठीक है। बट एक्चुअली में हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग जो यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस ये मैंने लिखा है, ये इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल लिखा है, तो क्या मैं इसको माइनस T फाइनल माइनस T इनिशियल नहीं लिख सकता हूं? तो क्या मैं इसको माइनस डेल्टा T नहीं लिख सकता हूं? बताओ, क्या मैं माइनस डेल्टा T नहीं लिख सकता? तो अब माइनस डेल्टा T लगाते हो या नहीं लगाते हो, यह डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस के डेफिनेशन पे। अगर डेल्टा T का मीनिंग T फाइनल माइनस T इनिशियल है तो यहां पर माइनस आना चाहिए, और अगर डेल्टा T का डेफिनेशन T इनिशियल माइनस T फाइनल है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो होता है T फाइनल माइनस T इनिशियल, इस नाते मैं यहां पे डायरेक्टली ये लिख रहा हूं कि जो Q कंडक्शन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का डेल्टा T होगा या माइनस का डेल्टा थीटा होगा। समझ पाए? और डेल्टा T का मीनिंग क्या होगा, डेल्टा T का मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल। यहां पे T फाइनल वाला कम होगा, T फाइनल वाला छोटा होगा, T इनिशियल वाला ज्यादा होगा। या यहां पे से θ1 और θ2, यहां पे θ1 बड़ा होगा θ2 से, जैसे यहां पे T1 बड़ा है, सपोज करो यहां पे मैं लिख दूं कि ये T2 है और ये T1 है। नहीं समझ पाए? ये देखो, ये बच्चा है मेरा T1 और ये है क्या मुन्ना, T2, ये है θ1, ये है θ2। क्लियर है? तो यहां से हीट का ट्रांसफर ऐसे हो रहा है, यहां से हीट का ट्रांसफर इस तरह से हो रहा है। तो T1 बड़ा है T2 से। अगर डेल्टा T का मीनिंग आप T2 माइनस T1 लिखते हो तो यहां पे माइनस लगाओ, अगर आप इसका मीनिंग T1 माइनस T2 लिखते हो तो माइनस मत लगाओ। क्लियर समझ पाए? हमें क्या पता चला कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डबल हो जाता है अगर टेम्परेचर डिफरेंस डबल हो जाता है, यानी कि जो Q कंडक्शन होगा वो माइनस डेल्टा T के प्रोपोर्शनलिटी होगा या माइनस डेल्टा थीटा के प्रोपोर्शनलिटी में होगा। माइनस का मीनिंग आप समझ में आ गया होगा कि मैं माइनस क्यों लिख रहा हूं और किस कंडीशन में लिखा हूं।
कभी कभी यहाँ पे माइनस नहीं लिखा जाता है, तब वहां पर डेल्टा टी का मीनिंग जो होता है वो T1 माइनस T2 होता है, T2 माइनस T1 नहीं होता है। अगर यहाँ पे माइनस लिख रहे हो तो मतलब T2 माइनस T1। मोस्टली अगर देखा जाए इन जनरल अगर कहीं डेल्टा टी लिखा हुआ है इसका मतलब फाइनल वाला यानी कि बाद का टेम्परेचर माइनस पहले का टेम्परेचर, ये मीनिंग होता है। डेल्टा थीटा है तो बाद का थीटा पहले का थीटा। थीटा क्या है? टेम्परेचर है। कुछ बुक्स में थीटा से लिखा जाता है, कहीं कहीं टी से लिखा जाता है। इस तरह मैं दोनों नोटेशन यूज कर रहा हूं आपके कन्वीनियंस के लिए। तो मेरे ख्याल से पहला वाला स्टेटमेंट क्लियर होगा, पहला वाला स्टेटमेंट मेरे ख्याल से क्लियर है। नाउ मूव टू द सेकंड। सेकंड में यह हुआ कि अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डबल हो जाता है, अगर एरिया डबल हो जाए, अगर एरिया हमारा क्या हो जाए? डबल हो जाए। अब जो मेन परेशानी है वो एरिया को समझने में है कि एरिया कौन सा लूं, एरिया कौन सा लूं। ओके फाइनल इस वाले केस में एरिया देखते हैं, इस वाले केस में एरिया देखते हैं। ओके सर देखो, हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है ये देखो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा उसके परपेंडिकुलर जो एरिया आएगा वही हमारा एरिया ए होता है, वही हमारा एरिया ए होता है। क्योंकि सर देखो मेरे पास दो एरिया है, एक तो बोलूं तो इसका सरफेस एरिया एएस, सरफेस एरिया पाई डी इंटू एल है। अगर इसका डायमीटर डी है और इसका लेंथ एल है, इसका ये वाला लेंथ हमारा क्या है? एल है, तो सरफेस एरिया पाई डी इंटू एल होगा। क्या मैं इसको हीट ट्रांसफर में कंसीडर करूं? नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सी आ रही है? उसके परपेंडिकुलर एरिया केवल और केवल ये वाला आ रहा है, उसके परपेंडिकुलर एरिया केवल और केवल ये वाला आ रहा है, तो इस नाते केवल ये वाला एरिया लिया जाएगा और इसका जो वैल्यू होगा पाई बाई फोर डी स्क्वायर या पाई इंटू आर स्क्वायर। एरिया का डेफिनेशन पता चला। व्हाट इज एरिया? इसमें ए कौन सा है? जिस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा उसके परपेंडिकुलर जो एरिया आएगा, जिस डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर होगा उसके परपेंडिकुलर जो एरिया आएगा वो हमारा कहलाएगा ए। यहां पर एरिया की मीनिंग समझ पाए? जैसे एक्स डायरेक्शन था, एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया ये वाला है पाई बाई फोर डी स्क्वायर। यहां पे देखो, यहां पे ये वाला एरिया आएगा पाई बाई फोर डी स्क्वायर, तो इस नाते ये वाला एरिया कंसीडर किया जाएगा। और मेरे ख्याल से जो एरिया ये है वही एरिया ये है, वही एरिया ये भी है। तो पाई डी एल नहीं लोगे बल्कि पाई बाई फोर डी स्क्वायर लोगे या पाई इंटू आर स्क्वायर लोगे। अच्छा, इसमें तो क्लियर हो गया, यानी कि सिलेंडर है, अगर सिलिंड्रिकल है तो एरिया का डेफिनेशन क्या आ गया? एरिया का डेफिनेशन आ गया माय डियर पाई बाई फोर डी स्क्वायर, अगर इसके परपेंडिकुलर हमारा हीट का ट्रांसफर हो रहा है। फाइन। अच्छा, अगर हमारे पास स्लैब होता तो क्या होता सर? अगर स्लैब होता बच्चा, सपोज करो मैं एक स्लैब बना के दिखा देता हूं, है ना, स्लैब बना के दिखा देता हूं। फाइन, यहां पे देखिए, बस एक मिनट, ये देखिए स्लैब आपका बन गया। सपोज करिए ये आपका स्लैब, ठीक है, ये आपका स्लैब है और ठीक है, ये हमारा हो गया। फाइन, अब मैं इसके डायमेंशंस को देख लेता हूं। ऑफ कोर्स इसके नीचे इस तरह से आप चाहो तो इसको और ये दिखा सकते हैं, ठीक है, ये दिखा सकते हैं, ठीक है, ये आप दिखा सकते हैं। फाइन, लेकिन मैं सिंपलिसिटी के लिए इसको हटा देता हूं जिससे कि हमारे लिए सिंपल रहे एरिया को डिफाइन करना। ओके, हमने एरिया को हटा दिया। अब मैं डायमेंशन लिखता हूं। देखो डायमेंशन में लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ये सपोज करो ये 2 मीटर है, ये कितना है? ये 4 मीटर है, और ये कितना है? ये सपोज करो 8 मीटर है, ठीक है, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये वाला डायमेंशन कितना है? 8 मीटर है। अब बताओ, हीट का ट्रांसफर ऐसे हो रहा है, मतलब इस वाले फेस से ऐसे निकल रहा है, क्लियर समझ पा रहे हो? इस वाले फेस से एंट्री किया और इस वाले फेस से ऐसे बाहर निकल रहा है। तो कहोगे सर देखो, एरिया का मीनिंग आपने बताया था, जो फेस जिस डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर होगा उसके परपेंडिकुलर जो एरिया आएगा वही ए लिखा जाएगा। तो यहां पर एरिया का मीनिंग क्या हो गया? कहोगे सर देखो 8 मीटर इंटू 4 मीटर, 4 मीटर इंटू 8 मीटर, यही तो एरिया आएगा। 4 इंटू
8, दिस इज 32 मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको 4 इंटू 2 लिख देता हूं, अगर मैं इसको 4 इंटू 2 लिख देता हूं तो ये वाला एरिया आएगा, 4 इंटू 2 में ये वाला एरिया आएगा। क्या ये वाला एरिया 4 इंटू 2 सही है? क्या 4 इंटू 2 सही है? क्या 4 इंटू 2 सही हो सकता है? नहीं भाई, 4 इंटू 2 सही नहीं है। ये वाला क्या सही है? क्या ये वाला सही है? नहीं, ये गलत है। क्योंकि सर देखो, एक एरिया तो यहां भी है, एक एरिया तो यहां भी है, ये देखिए एक एरिया यहां भी है, ये वाला देखो, ये वाला एरिया। क्या इस वाले एरिया को कंसीडर कर सकता हूं मैं? क्या इस वाले एरिया को कंसीडर कर सकता हूं? इसकी वैल्यू कितना होगा? इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो क्योंकि सर देखो 8 मीटर ये है और 2 मीटर ये है, तो 8 इंटू 2 इसको देखूं तो ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया। कहोगे सर देखो 8 इंटू 2 बराबर कितना? 16। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्लियर समझ पाए कौन सा एरिया लेना है? जो हीट ट्रांसफर के परपेंडिकुलर एरिया आएगा केवल उसी को कंसीडर करना है। तो ये वाला भी गलत है, ये फ्रंट वाला एरिया ले लिए, ये भी गलत है। इसके बॉटम में जो एरिया आएगा वो ले सकते हो क्या? नहीं। हाँ, अगर हीट इस तरफ फ्लो कर रहा है, y डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, y डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो एरिया 8 इंटू 2 होगा। x डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो एरिया 4 इंटू 8 होगा। अगर z डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है, अगर z डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ये देखो ये y डायरेक्शन हो गया, ये x डायरेक्शन में हो गया, ये z डायरेक्शन में हो गया, तो दिस इज z, दिस इज y, दिस इज x। अगर x डायरेक्शन में हो रहा है तो एरिया कौन सा लोगे? 4 इंटू 8। अगर z डायरेक्शन में हो रहा है तो z ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर एरिया ये वाला होगा, ये वाला, यानी कि 4 इंटू 2 8। ठीक है। अगर y डायरेक्शन में होगा तो y के परपेंडिकुलर एरिया ये वाला आएगा, तो 8 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, तो 8 इंटू 2 बराबर 16 लोगे। कोई डाउट इसमें? एरिया वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? फाइन। तो हमें ये पता चला कि अगर एरिया को डबल कर दोगे तो हीट ट्रांसफर भी क्या हो जाएगा माय डियर? डबल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? कह सकते हो कि जो क्यों कंडक्शन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब एरिया क्या है? which is perpendicular to the direction of heat transfer. Area which is perpendicular to the direction of heat transfer. Area which is perpendicular to direction of heat transfer. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। क्लियर है? दूसरा स्टेटमेंट आ गया। फाइन। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट समझिए, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिकम्स हाफ। ध्यान से समझिए, ये आधा हो जाता है अगर थिकनेस को डबल किया जाए, अगर थिकनेस को डबल किया जाए। इसको मैं बहुत अच्छे से समझते हैं, इसको हम अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, अगर थिकनेस डबल कर दिया जाए तो क्या होता है, यहां ध्यान से समझिए। आई एम अज्यूमिंग इट इज जस्ट डबल, मैं मान रहा हूं कि हमारा क्या है? डबल है, जबकि हाइट जो है वो सेम है। हाइट हमारा क्या है? सेम है। मतलब ये वाला डायमेंशन, ये हाइट यहां से यहां तक का ये सेम है, और ये वाला है ये डबल है। यानी कि अगर ये वाला L है, ये वाला क्या है? L है, तो ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? ओके, हियर दिस इज 2L। ये वाला हमारा क्या है? दिस इज 2L, दिस इज 2L, दिस इज 2L। ठीक है। तो हमारा जो हीट का ट्रांसफर होगा, जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा? कहोगे सर देखो, हीट का जो ट्रांसफर होगा ना वो ऐसे होना है। ठीक है, ये हीट का ट्रांसफर होना है। ठीक है। और अगर यहां पे क्या होगा? ठीक है, ये क्यू होगा। लेकिन अगर यहां पर हीट का ट्रांसफर क्यू है तो यहां पर हीट का ट्रांसफर कितना हो जाएगा? क्यू बाई 2 हो जाएगा। यहां पर हीट का ट्रांसफर क्या हो जाएगा? क्यू बाई 2 हो जाएगा। अगर थिकनेस डबल हो गया तो हीट ट्रांसफर, ध्यान से समझो, अगर थिकनेस डबल हो गया तो हीट ट्रांसफर आधा हो जाएगा। अगर थिकनेस डबल हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यहां पर क्यू है तो यहां पर क्यू बाई 2 होगा माय डियर। यहां पे क्यू है, यहां पे क्यू बाई
2 होगा माय डियर। कंडीशन क्या है, क्या ये हमेशा? नहीं नहीं, कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये है कि यहां पर जो टेम्परेचर अगर T1 है और यहां पे टेम्परेचर T2 है, तो यहां भी टेम्परेचर T1 होना चाहिए और यहां भी टेम्परेचर क्या होना चाहिए? T2 होना चाहिए। और अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है तो इसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी K होना चाहिए। और क्या, अगर इसका एरिया A है तो इसका भी एरिया क्या होना चाहिए? A होना चाहिए। तो अगर आप थिकनेस बढ़ाओगे तो हीट ट्रांसफर आधा हो जाएगा, यानी कि अगर थिकनेस को डबल कर दोगे तो हीट ट्रांसफर हमारा आधा हो जाएगा। अब मैं 3 स्टेटमेंट को देखता हूं। 3 स्टेटमेंट हमें देखने को मिला। 3 स्टेटमेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं। पहला स्टेटमेंट हमारा माय डियर था, पहला स्टेटमेंट था कि Q कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा T और माइनस डेल्टा थीटा। फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट था Q कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। थर्ड था कि Q कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/dx। व्हाट इज dx? dx इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, या जो कुछ भी होगा। आप कहोगे सर देखो एक चीज बताओ, यहां पे थिकनेस स्लैब में तो समझ में आता है, कि dx का मीनिंग ये है, लेकिन अगर सिलेंडर हो गया तो क्या करूंगा? बच्चा, अगर सिलेंडर हो गया तो सिलेंडर में dx का मीनिंग ये हो गया। dx का मीनिंग क्या हो गया? ये हो गया। यानी अगर मैं dx को और स्पेसिफाई करूं, तो dx वो डायमेंशन है जो हीट डायरेक्ट, जो जिस डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसके पैरेलल आ रहा है। जैसे x डायरेक्शन में हो रहा था तो x के पैरेलल हमारा क्या है? 2 मीटर। तो यहां पर dx की वैल्यू जब x डायरेक्शन में हो रहा था तो dx की वैल्यू क्या हो गई? 2 मीटर। ठीक है। सो ये हमारा स्टेटमेंट, सपोज करिए ये वाला इक्वेशन 1 हो गया, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ये वाला इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है। अब मैं तीनों इक्वेशन को अगर एक साथ लिखना चाहूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो Q कंडक्शन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? माइनस ए डेल T ओवर dx, है ना, डेल T ओवर dx। या और अगर कभी हम डेल T को डेल थीटा लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूं माइनस ए डेल थीटा ओवर dx। कभी कभी हम dx को डेल x भी लिख देते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए डेल ऑफ थीटा ओवर डेल ऑफ x। जैसे आप लिखना चाहो लिख सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मतलब dx को कभी कभी हम लोग कैसे लिख देते हैं? dx को कभी कभी हम लोग डेल x भी लिख देते हैं, ऐसे डेल x लिख देते हैं, तो भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहां कभी कभी डेल t को क्या लिख देते हैं? dt भी लिख देते हैं। ठीक है। या डेल्टा थीटा भी लिख देते हैं, तो इसमें इशू नहीं होना चाहिए। अगर थीटा के फॉर्म में लिख रहे हो तो डेल्टा थीटा हो जाएगा, t के फॉर्म में लिख रहे हो तो डेल t हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करने पे क्या आया? इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करने पे जो हमारा इक्वेशन बन के आया वही आया। ठीक है। ये तीनों इक्वेशन को कंबाइंड करने पे आया ना कि Q कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहां से क्या देख रहे हो? Q कंडक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, dx जो हमारा थिकनेस है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं कहूं बच्चा, अगर मैं बोलूं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कोई एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है, सपोज करो ये हमारा यहाँ पे x है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि y की वैल्यू x पे डिपेंडेंट है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, हियर दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब क्लियर होगा। y, सपोज y इज इक्वल टू 3x, तो इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 3। तो अगर x हमारा क्या हो गया? y की वैल्यू x पे डिपेंडेंट कर रही है, तो x हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, y हमारा क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब मैंने y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिखा, तो मैंने इसको लिखा कि अगर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलेंगे, और ये कांस्टेंट हमारा क्या होगा? m क्या होगा?
एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा। जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा। तो उसी तरह से सेम अगर हम इस वाले जगह से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएं, इस वाले जगह से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएं, तो क्या कुछ और पैरामीटर हमारे पास नहीं आएगा? क्या कुछ चीज नहीं आना चाहिए? एक हमारा कांस्टेंट और निकल के आना चाहिए। क्यू कंडक्शन बराबर माइनस ऑलरेडी था, ठीक है, नेगेटिव साइन ऑलरेडी था, और एरिया ए और क्या, डेल टी ओवर डेल एक्स, डी टी ओवर डी एक्स। सपोज मैं डी टी ओवर डी एक्स लिख देता हूं, डी टी ओवर डी एक्स लिख देता हूं, या और दिस इज माइनस ए डेल थीटा ओवर डेल एक्स, डेल थीटा ओवर डेल एक्स, थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो कहोगे सर देखो ये तो ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अभी नहीं आया। जो पैरामीटर आपने पहले लिखा था अभी तक आपने केवल वही पैरामीटर लिखा है, अब इसके साथ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड करो। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैंने ऐड किया और इसका नाम दिया के। इसका नाम दिया क्या माय डियर? के। अब ये के क्या है? के हमारा यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। दिस इज ए ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। दिस इज ए ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। यही एक रीजन है जिसके नाते हीट का ट्रांसफर होगा। आपको टेम्परेचर डिफरेंस तो चाहिए, ठीक है। ये आपकी इसका फिजिकल मीनिंग अभी हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। ये हमारा क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। ओके फाइन, दिस इज ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। इसको हम लोग थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग माय डियर? और क्या लाइन है? और हम लोग बोलते हैं थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। इस के को हम लोग और क्या बोलते हैं? इस के को हम लोग बोलते हैं थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। इस के का और क्या नाम है? थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। तो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग हुआ? ऐसी प्रॉपर्टी जो कि देखो, थर्मो इन द सेंस हियर समहाउ रिलेटेड टू टेम्परेचर, हियर थर्मो यानी कि टेम्परेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज तो करे, यानी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये टेम्परेचर के साथ चेंज करेगी। अगर ये थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है, तो जो थर्मल कंडक्टिविटी के है ये टेम्परेचर का सेंसिटिव होगा, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने से यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन उसकी केमिकल आइडेंटिटी सेम रहेगी। उसकी केमिकल आइडेंटिटी क्या होगी? सेम रहेगी। ऐसी चीजें हमारी, ऐसी प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहलाती है? थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे हमारी क्या कहलाती है? थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी है क्या? पहली बात, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हमने बोला था इस कांस्टेंट को थर्मल कंडक्टिविटी, और ये एक ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। और ये कुछ और चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, अल्फा, रो, म्यू, सीपी, इस हिसाब से ये डिपेंड करेगा। और आगे भी हम लोग देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी का मीनिंग। तो यहां से ये चीज क्लियर हुआ, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन आया, अब इस इक्वेशन को मैं दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं। देखो, इस इक्वेशन को मैं दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं। माइनस अब मैं हटा रहा हूं, यहां से मैं माइनस हटा रहा हूं। कहोगे सर देखो यहां पे जो dt का मीनिंग ये है, आप कह रहे हो कि T2 माइनस T1 है। सर यहां जो d थीटा का मीनिंग है ये θ2 माइनस θ1 है। मैं चाहता हूं, अच्छा निगेटिव होने का मीनिंग क्या होगा? कहोगे सर निगेटिव होने का फायदा क्या होगा? नेगेटिव होने का मीनिंग ये हुआ माय डियर, नेगेटिव होने का मीनिंग क्या हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? नेगेटिव होने का मीनिंग हुआ, ओके हियर, नेगेटिव होने का मीनिंग क्या हुआ? यह नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? ये देखिए, ये नेगेटिव साइन क्यों है? वाई नेगेटिव साइन? तो नेगेटिव आने से ये फायदा हो रहा है, देखो नेगेटिव साइन आने से क्या हो रहा है? हियर दिस इज नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव साइन होने से क्या हो रहा है? नेगेटिव होने से
इसका मीनिंग ये हो रहा है कि हीट ट्रांसफर किस डायरेक्शन में हो रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब यहां पे देखो, यहां पे मैंने T2 माइनस T1 लिखा है, एक्चुअली में ये होना चाहिए T1 माइनस T2, तो इस नाते माइनस यहां रहेगा और माइनस इसको कन्वर्ट कर देगा T1 माइनस T2 से, और Q की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। नहीं तो देखो T2 कम है, T1 ज्यादा है, तो ये डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा। अगर यहां नेगेटिव नहीं रहेगा तो पूरा का Q नेगेटिव हो जाएगा, और Q की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। और हीट ट्रांसफर कहां हो रहा है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी कि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वैलिडेट कर रहा है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये क्या कर रहा है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसको वायलेट नहीं कर रहा है, उसको वायलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव क्यों आया? क्लियर समझ पा रहे? क्योंकि वैल्यू ये पॉजिटिव कर देगा। इसका मीनिंग हुआ कि ये जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा है, और ये सेकेंड लॉ का है स्टेटमेंट, यानी कि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो कर रहा है, उसके लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है। समझ पाए? अब मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखता हूं माइनस हटा के, क्योंकि बार बार माइनस लिखने से बढ़िया ये है कि मैं T1 माइनस T2 लिख दूं या θ1 माइनस θ2 लिख दूं। तो Q कंडक्शन का क्या आया? Q कंडक्शन का जो फाइनल इक्वेशन आया, Q कंडक्शन का जो फाइनल, यानी कि हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन बराबर, अब K नहीं, अब माइनस नहीं लिखेंगे, K A T1 माइनस T2 बाई L। L क्या है? थिकनेस है। T1 माइनस T2, अब ये देखो जो T1 माइनस T2, अच्छा यही बराबर होगा, क्या यही बराबर है कि A θ1 माइनस θ2 बाई L के? क्या यही सेम बराबर है θ1 माइनस θ2 बाई L के? है ना, यही सेम बराबर है किसके? θ1 माइनस θ2 बाई L के। यही सेम बराबर है θ1 माइनस θ2 बाई L के, ठीक है। यही सेम हमारा किसके बराबर है? θ1 माइनस θ2 बाई L के, ओके। यही सेम हमारा किसके बराबर है? Q बराबर आया हमारा, Q ऑफ कोर्स कंडक्शन, K A T1 माइनस T2 बाई L, या मैं इसको लिख सकता हूं K A θ1 माइनस θ2 बाई L, K A θ1 माइनस θ2 बाई L। और इसको, ये हमारे लिए कंडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया। कंडक्शन के लिए हमारा क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला इक्वेशन हो गया। दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर कंडक्शन, ओके हियर, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन, ये हमारा हो गया कंडक्शन के लिए इक्वेशन, ठीक है, कंडक्शन के लिए इक्वेशन। अच्छा, अब K हमारा क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। A क्या है? एरिया। एरिया का यूनिट क्या होगा यहाँ पर? मीटर स्क्वायर। एरिया हमारा क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अगर थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट होगी वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस या वाट पर मीटर केल्विन, अभी मैं इस चीज को प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। T1 एंड T2 क्या होगा? देखो T1 माइनस T2 जो होगा, ये या तो डिग्री सेल्सियस में लिख लो या तो केल्विन में लिखो। T1 माइनस T2 का सेम मीनिंग हुआ, θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2 या T1 माइनस T2, दोनों का मीनिंग हुआ सेम, और इसको डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो। और जो L होगा, L हमारा क्या है? L हमारा थिकनेस है, L हमारा थिकनेस है, और इसको हम लोग लिखेंगे मीटर में, इसको हम लोग लिखेंगे मीटर में। तो मेरे ख्याल से ये वाला इक्वेशन, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर कंडक्शन। कंडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये वाला हो गया, K A T1 माइनस T2 बाई L या K A θ1 माइनस θ2 बाई L। क्लियर है? T1 और T2 समझ पा रहे हैं? जहां पे T1 और T2 क्या है, θ1 θ2 क्या है? ये T1 T2 θ1 θ2 कुछ नहीं, सिंपली यहां के टेम्परेचर्स हैं। जैसे यहां पे टेम्परेचर आप T1 मानो या कैपिटल T1 मानो या θ1 मानो, यहां का टेम्परेचर T2 मानो या कैपिटल T2 मानो या θ2 मानो। तो डिफरेंस हमेशा हाई माइनस लो करोगे,
ज्यादा वाले में से कम लोग हुए तो नेगेटिव साइन रखने की जरूरत नहीं है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K है और इसका लेंथ, ये जो थिकनेस है, ये क्या है, L है। ये थिकनेस है वो क्या है, L है। क्लियर है? तो ये वाला इक्वेशन आपसे पूछ सकता है कि आप फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, एज सच उन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, लेकिन हीट कंडक्शन में आपसे पूछ सकता है कि फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को आप लिखो, ये इस इक्वेशन को डिराइव करो। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये पूरे स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, ये स्टेटमेंट। उससे पहले आपको कुछ एजम्पशंस लिखने पड़ेंगे, जैसे ये एजम्पशंस थे, ये सारे एजम्पशन, इन एजम्पशंस को लिखेंगे। इसके बाद ये स्टेटमेंट्स होंगे, इन स्टेटमेंट को कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे, यहां से इस स्टेटमेंट को कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे और यहां से ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको लिखने के बाद ये प्रॉपर्टीज आप लिख देंगे कि हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, ये वाला हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा।